हेलो दोस्तों, आशा है आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। जैसा कि हमने एक वीडियो बना करके पीसेस प्री के लिए आपसे कहा था कि आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको हमारे चैनल आई एडवेरा से फ्री मटेरियल मिलेगा, फ्री वीडियोस आपको दिए जाएंगे। उसी क्रम में मैं आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो का पहला लेसन है और आपके पीसीएस प्री में जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के हिसाब से ये पहला लेसन होगा, हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला को समझने से पहले हमें समझना होगा वर्ण को, और वर्ण आता कहाँ से है इसको थोड़ा सा हम समझ लें। तो वर्ण को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि भाषा क्या है। बात जब भाषा की आती है तो भाषा किससे बना है? संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द क्या लिखा है? भाष। संस्कृत शब्द भाषा के लिए क्या लिखा गया है? भाष। भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाष का अर्थ होता है बोलना। और भाषा की जो इकाई है वो क्या है? वाक्य। यानी जब भी हम बोलेंगे तो किस में बोलेंगे? वाक्य के रूप में बोलेंगे। और वाक्य के रूप में जब बोलेंगे तो वो एक भाषा के तरह इस्तेमाल होगा। अब वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं उपवाक्य। हमें यह जानना है कि भाई वर्ण आया कहां से है। तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य बना। उपवाक्य से छोटी इकाई जो है वह बना पदबंध। पदबंध बना। पदबंध से क्या बना? पद। पद को ही हम क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक है, और पद से छोटी इकाई क्या हुई? अक्षर। और अक्षर से जो छोटी इकाई हुई वो हुई ध्वनि। और ध्वनि को ही हम बोलते हैं वर्ण। ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण। तो इसका मतलब हुआ कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हुई वो क्या हुई? वर्ण। तो यहां पर आपका एक प्रश्न यहां बहुत मजबूती से बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला क्या है आइए देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों। वर्णों यानी ध्वनि। वर्णों के व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? यानी अगर हम वर्णों का एक व्यवस्थित समूह उपस्थित कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। और वर्णमाला अगर हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो वर्णमाला में जब वर्णों की संख्या की बात आती है, वर्णों की संख्या की जब बात आती है तो यहाँ पे दो बात
ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या, पहली बात ध्यान रखनी चाहिए कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, और दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। ठीक है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के आधार पर हम लोग इसका आगे वर्गीकरण करेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। जैसे देखिए, जनरली लोग बता देते हैं कि भाई वर्ण 52 होते हैं, 52 होते हैं, या 45 होते हैं, है ना। तो पूछा जाता है भाई क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो लोग बोल देते हैं कि किताबों में लिखा मिला ऐसा हमको कि वर्ण 45 होते हैं और या वर्ण 52 होते हैं। लेकिन क्यों 52 होते हैं, क्यों 45 होते हैं, तो ये आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए जानते। अगर हम बात करें उच्चारण के आधार की, उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 45 वर्ण। अब आपके लिए भी वही प्रश्न होगा, सर कैसे। तो यहां पर जो है स्वर होंगे और व्यंजन होंगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन मिलकर के पूरी वर्णमाला बनाते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, 10, और व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 35। ठीक है, दोनों मिला करके कितने बनाए, 45। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वर जो होंगे वो 10 होंगे और व्यंजन जो होंगे वो 35 होंगे। दोनों मिल करके 45 वर्ण बनाएंगे और यह उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या मानी जाएगी। अब 10 स्वर कौन कौन से होते हैं इसके विषय में जान लीजिए। चलिए, तो स्वर जो 10 स्वर होंगे वो क्या होंगे, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ठीक है, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हो गए, कुल 10। 10 हो गए आपके स्वर। अब व्यंजन कैसे 35 हुए, यहां पर हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लेखन के आधार पर नहीं सोच रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 45 वर्ण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जिसका उल्लेख यहां पर किया गया है। अब आइए व्यंजन की बात करें नेक्स्ट स्लाइड में। व्यंजन, व्यंजन में आपका क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, अंतस्थ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऊष्म होता है। ठीक, अब इसके बारे में भी आपको सिखाएंगे कि कैसे होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग पहले गणना कर लें फिर आगे बात करेंगे। तो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। तो ये कितने हो गए, कुल 5। ध्यान दीजिएगा इसको, च, छ, ज, झ, इय। ये कितने हो गए, 5। देखिए इसमें उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, ट, ठ, ड, ढ और ये कितने हो गए, 5।
त, थ, द, ध, न। ये कितने हो गए? 5। प, फ, ब, भ, म। ये कितने हो गए? 5। अब आता है अंतस्थ। अंतस्थ किसे बोलते हैं? य, र, ल और व को। ये कितने हैं? 4। ऊष्म के कौन कौन से होते हैं? श, ख, स, ह। ये कितने हो गए? 4। अब इन सब को जोड़ा जाए तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 4, 29, 30, 31, 32, 33। यहाँ पे कुल कितने हो गए? 33। और हमने कितना कहा था? जरा सा बैक स्लाइड चले। कितना कहा था हमने? हमने कहा था कि व्यंजन कितने होते हैं? 35। यहाँ पर कितने व्यंजन आए? 33। 2 कहाँ चले गए? तो यहाँ पर एक और होता है द्विगुण। यहाँ लिखते हैं ऊपर ताकि आपको दिखे। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन होता है आपका कौन कौन सा? ड और ण। ये तो ये आपके 2 और आ गए। तो कितने हो गए? 33 और 2, 35। तो ये 35 जो हैं व्यंजन, ये आपके अब काउंट हो गए, यानी ये अब जोड़ में आ गए। तो इतने व्यंजन जो होते हैं वह आपके उच्चारण के आधार पे होते हैं, लेखन के आधार पर नहीं होते हैं। तो जब भी आपका प्रश्न पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पे कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताइएगा 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 आपके व्यंजन होते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई? अगर किसी को चीज़ें समझ में नहीं आती है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा आपका, जो वीडियो आप देख चुके होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी आपको समझ में आए, समझ में ना आए, वो सारी चीज़ें लिखिएगा। तो फिर हम उसको आगे समझाने के लिए और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण पाए जाते हैं और किसको मान्यता मिली हुई है। लेखन के आधार पर व्यंजन, ठीक है। लेखन के आधार पर व्यंजन कैसे है? अब लेखन के आधार पर व्यंजन की जब बात कर रही तो यहां पर फिर स्वर और व्यंजन की बात करेंगे। स्वर की संख्या यहां पे कितनी हो जाएगी? 13 स्वर हो जाएंगे। और व्यंजन कितने हो जाएंगे? व्यंजन जो हो जाएंगे आपके 35 यानी 35 प्लस 4 और हो जाएंगे, तो यानी 39। 39 और 13 ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे? आपके 52 वर्ण, ठीक है। और इसी को मान्यता मिली है। जहां भी आप किताब में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। यानी वह लेखन के आधार पर बताया है, न कि उच्चारण के आधार पर बताया है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या अलग होती है और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या अलग होती है। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि भाई सर ने तो 10 वाला बता दिया, अब ये 13 बताए हैं, तो या तो हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं या अभी कुछ इसमें और है जानने के लिए हमारे। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, आपके जानने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं 13 स्वर कैसे होंगे। एक एक चीज लिख करके दिखाएंगे आपको, परेशान मत होइएगा। देखिए स्वर, स्वर में आपने पढ़ा अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा?
ए पढ़ा, लेकिन इनके बीच में एक और वर्ण आता है जिसको हम लोग कहते हैं री। ये आता है ना, इसको री पढ़ते हैं। फिर ए, ऐ, ओ, औ, ठीक, ये पढ़ा। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा बचपन में, अंग और अह, ठीक है। तो ये पहले हमने नहीं लिखा, जो 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 ब्रैकेट में है वो हम नहीं लिखे थे, जो ब्रैकेट में नहीं है वो हमने लिखा था, और उसको क्या कहा था कि ये उच्चारण के आधार पे है। और ये अभी जो हमने बताया वो क्या हो गया, लेखन के आधार पे। तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13 वर्ण इसमें आते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखते हैं कि लेखन के आधार पे व्यंजन कितने होते हैं। तो हम फिर से लिखते हैं, एक बार लिख ही चुके हैं, एक बार और लिख करके आपको समझा दें तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने क्या सीखा, क वर्ग सीखा, च वर्ग सीखा, ठीक है। तो इसको लिखते नहीं है ना, क्योंकि आप पहले इसको लिख चुके हैं। ट वर्ग सीखा, त वर्ग सीखा, प वर्ग सीखा, है ना, इतना सीखा। तो इतने में 5 5 5 5 और 5, ये कितने हो गए, 10 20 और 25, ठीक, ये हो गए। इतना हम लोगों ने पहले स्लाइड में सीख लिया है। उसके बाद फिर क्या था, अंतस्थ, ठीक, अंतस्थ कितना था, 4। ऊष्म कितना था, ऊष्म कितना था, बिल्कुल सही, 4, ठीक है। उसके बाद अब आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और यही संयुक्त व्यंजन इसके क्रम में इजाफा करता है, बढ़त दिलाता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या आता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक। अब संयुक्त कैसे हुआ, क्योंकि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें छ को हम कैसे लिखते हैं, क और षटकोण वाला श, ये दो वर्ण मिलकर के छ बनाते हैं। त्र कैसे बनता है, त, हलंत और र। ज्ञ कैसे बनता है, ज्ञ बनता है ज, हलंत प्लस इय, इय, ये बना, ठीक है। स्र कैसे बनता है, स्र में हलंत स और र। तो इस वजह से ये संयुक्त व्यंजन माना जाता है, यानी दो से अधिक व्यंजन मिलकर, दो से अधिक वर्ण मिलकर के यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण बनाते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन अब हो गया, ये 25 हो गया और 4 8, ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ लेंगे। अब इसके बाद एक और आता है जिसको हम लिखे थे द्विगुण, द्विगुण को ढ और ढ, ठीक है। ये कितने हो गए थे आपके, 2। तो 25 4 4 8 हो गया और 2 10। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, 25 प्लस 10 और प्लस 4, कितने हो गए, 25 10 35 36 37 38 39, 39 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 39। अब 39 और 13 कुल ऐड किया जाए, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्वर कितने आए, स्वर आए 13, व्यंजन कितने आए 39,
9 10 11 12 2 एक यहाँ बढ़ा 3 2 5 कितना हो गया 52 वर्ण। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं। ये बात क्लियर हो गई, सबके समझ में आ गया होगा और खूब अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखिए यहीं पर आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनता है, एक वीडियो हम आपके क्वेश्चन के लिए भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि भाई निम्नलिखित में द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग कौन कौन से हैं। तो ये आसान आसान आता है। चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ें स्वरों के बारे में। अभी तक वर्णमाला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वर्णमाला में वर्णों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आते हैं स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर कहते किसको हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वर में क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है 13 होती है, जिसको हम लोगों ने अभी अभी देखा है। संख्या कितनी होती है, संख्या 13 होती है। किस आधार पर, लेखन के आधार पर। अब आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेखन आधार पर। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रकार की अगर हम बात कर लें तो और क्लियरिटी आ जाएगी और ज्यादा समझ में आने लगेगा। प्रकार, तो पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा प्रकार है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा प्रकार है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आइए एक एक के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का क्या मतलब होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगे। उच्चारण में कम समय लगे वो क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब स्वरों को हम लोगों ने देखा, अब स्वर को जब हम बोलेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि किसमें जल्दी बोल रहे हैं और किसमें रुकना पड़ रहा है। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं, आपका आ जाता है अ, ई और उ। ये 3 जो आते हैं आपके ह्रस्व स्वर आते हैं। अब इसको बोलिए अ, ई, उ, इस तरह से आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें समय कम लग रहा है। जब समय कम लग रहा है तो ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर का क्या मतलब है, दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं, उच्चारण में, उच्चारण में ज्यादा समय लगे। ठीक है, अब देखिए उच्चारण करने के बाद, जैसे आ, देर लग रहा है ना, इसको बोलिए अ, इसको बोलिए आ, ज्यादा वक्त लगा। ठीक है, तो आ आपका जो है वो दीर्घ स्वर हुआ। ई, उ, ठीक है, ए, आई, बोलते जाइए अब, ओ, औ, ये सब क्या है, ये सब आपके दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आएंगे, यानी जिनके बोलने में हमें ज्यादा वक्त लगता है वो कहलाता है दीर्घ स्वर। अब आइए तीसरे की बात करें जिसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसे कहते हैं, प्लुत स्वर क्या है,
जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे, उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे, अधिक समय लगे। अब यहां पर जैसे उदाहरण में क्या देखेंगे आप, जैसे रा और एक ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं और फिर लिखते हैं म, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, राम, ऐसे राम। देखिए रा हुआ, यहां आएगा राम। तो यहां पर क्या है, पुकारने में, बुलाने में हमें वक्त ज्यादा लगता है। तो इस तरह का जो भी स्वर आएगा वह प्लुत स्वर कहलाएगा, और प्लुत स्वर में हमें दीर्घ से भी ज्यादा का वक्त लगता है। तो यहाँ पर जो सारा समझना है वो समझना केवल आपके उच्चारण में है, क्योंकि ध्वनि ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका ध्वनि और उच्चारण सबसे बेहतरीन है तो आप किसी भी तरीके को समझ सकते हैं, स्वरों की प्रकृति को समझ सकते हैं, स्वर को समझ सकते हैं और सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका उच्चारण के आधार पर हम कैसे इसको अलग करेंगे। तो पता चलता है कि उच्चारण के आधार पे हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में इसे बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि क्या जीभ का भी असर होता है इन पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम कौन कौन से प्रकार के स्वरों को हम बांट सकते हैं, तो यहां पर 3 प्रकार से हम जीभ के प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं। जीभ से उच्चारण के आधार पर भेद। ठीक, तो पहला आएगा आपका अग्र स्वर, दूसरा आएगा आपका मध्य स्वर। ये बेटा ये आप लोग प्रयोग जब करोगे ना तो समझ में आएगा, यानी आप जब बोलोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे सुनने से समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। अग्रस्वर, अग्रस्वर का मतलब है जीभ के अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से। अगर जीभ के अग्रभाग से उच्चारण होता है तो हम इसे कहते हैं अग्र स्वर। जैसे उदाहरण, ई, ई, ए, ऐ। अब आप जीभ का अग्रभाग अगर पकड़ लेंगे तो ये उच्चारण नहीं हो पाएगा, घर में प्रयोग करके देखिएगा। और अगर हो जाता है तो आप कमाल के आदमी हैं, आपके जीभ का वाइब्रेशन बहुत अधिक है, क्योंकि जीभ के वाइब्रेशन से ही इनका उच्चारण निकलता है। ठीक है, अब मध्य स्वर का क्या मतलब है, उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण, इसको भी आप बिना प्रयोग के नहीं सीख पाएंगे। जैसे जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ बीच में बेंड हो जाएगी, बीच में मुड़ जाएगी। ठीक है, हल्का सा मुड़ता है, अगर उसे देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं, महसूस करने की कोशिश करेंगे तो महसूस हो जाएगा। अब आइए पश्च स्वर के बारे में बात करें। पश्च स्वर का क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से होता है, जीभ के पीछे वाले भाग से उच्चारण। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया।
ठीक है ना। आई एडवेरा आपके साथ है, आपको कभी पराजित नहीं होने देगा। और हिंदी के मामले में तो कभी नहीं। हिंदी का आपका जो भी प्रश्न पत्र है उसमें आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो अब आइए जीभ के पीछे वाले भाग से उच्चारण होने वाले वर्णों को देखें। तो उच्चारण करके देखिए। उदाहरण में आ, पीछे वाला भाग काम कर रहा है। आ, उ, ऊ, ओ, औ। आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपका कंपन है, वो जीभ के पिछले हिस्से में सबसे ज्यादा है। मध्य स्वर में जीभ के मध्य भाग में कंपन ज्यादा है, जिसकी वजह से आप उस वर्ण को बोल पाते हैं। और जीभ के अग्र भाग में जब कंपन ज्यादा होता है तो आप अग्र स्वर बोल पाते हैं। तो जिनके जीभ में जो है कोई डिफेक्ट होता है, कोई रोग होता है, तो वो इन वर्णों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और अर्थ का अनर्थ निकलता है। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि हम किस प्रकार से कौन से वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और हमें वाइब्रेशन कहाँ लाना है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको यही वाइब्रेशन सिखाया जाता है। बच्चों के जीभ को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है ताकि बच्चा बेहतरीन तरीके से शब्दों का प्रयोग कर सके, वाक्यों का प्रयोग कर सके। क्योंकि कुछ लोग बोलते समय बीच में फंस जाते हैं, तुतला जाते हैं। ठीक है, शब्द को कुछ कहना है, कुछ कह देते हैं, वर्णों में कोई भेद नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से चीजें बड़ी अलग तरीके की होती है, अजीब सी लगती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से स्वरों का वर्गीकरण था। अब आगे के वीडियो में हम आपको व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे और व्यंजन के बारे में और भी अलग तरीके के बहुत सारे जो प्रयोग हैं उसको हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, ताकि आप व्यंजन के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी प्रश्न होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आपके जो भी प्रश्न हैं, आप अगर हमसे शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि आप तैयारी करने में किन किन चीज़ों को लैग कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी कमी आ रही है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हम यानी आई एडवेरा आपके साथ है। थैंक यू।